नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम देख रहे हैं गद्य साहित्य की प्रमुख विधाएं, और जितनी भी गद्य साहित्य की विधाओं को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक तो प्रमुख विधा और दूसरे नंबर पर है लघु विधा। तो अभी हम प्रमुख विधाओं को पढ़ रहे हैं। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को निबंध, कहानी, नाटक जैसी विधाओं का विस्तारपूर्वक अध्ययन हम दे चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर जाकर आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, यदि हम कहें गद्य जो आधुनिक साहित्य है तो उसकी आधारभूत शिला यदि हम विधाओं को कहें तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि गद्य आधुनिक साहित्य जो है गद्य विधा में ही लिखा गया है। आपको पद्य में नाम मात्र की ही कुछ रचनाएं मिलेंगी, बाकी संपूर्ण आधुनिक साहित्य गद्य विधा में लिखा गया है। इसलिए हम सभी को यह बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि हम इन विधाओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करें और इन विधाओं को जानें, क्योंकि देखिए कक्षा 8 से लेकर के कंपटीशन की परीक्षाओं की तैयारी और जो क्लास वाइज परीक्षाएं हैं और कॉलेज की परीक्षाएं हैं, इसके अलावा जो हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चाहे वो NTA नेट हो, सेट हो, JRF या फिर जो राज्य स्तरीय शिक्षा भर्ती परीक्षाएं हों, किसी भी परीक्षा में ये प्रश्न, इनसे संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। तो ये ऐसे टॉपिक हैं साहित्य के कि इनको सभी को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। आज हम देख लेते हैं उपन्यास। सबसे पहले तो हम उपन्यास की परिभाषा देखेंगे कि उपन्यास क्या है, फिर इसके तत्व देखेंगे, प्रमुख कवि कौन कौन से हैं और उनकी मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। उपन्यास का अर्थ है उपन्यास 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है उपधन्यास अर्थात पास रखा हुआ। उपन्यास का अर्थ हुआ पास रखा हुआ। उपन्यास गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है और उपन्यास एक बृहत आकार का आख्यान, बृहत मतलब बड़े आकार का, आख्यान का मतलब होता है जो कहानी टाइप की, कहानी प्रकार की हो या वृत्तांत है, जिसके अंतर्गत वास्तविक जीवन के पात्रों और कार्यों का चित्रण किया जाता है। तो ये तो हो गई उपन्यास की परिभाषा कि उपन्यास क्या है। तो उपन्यास को हमें याद रखना है कि उपन्यास गद्य की महत्वपूर्ण विधा है। उपन्यास एक बृहत आकार का आख्यान या वृत्तांत है, जिसके अंतर्गत वास्तविक जीवन, वास्तविक जो रियल है, सच्चे हैं, जीवन के पात्रों और कार्यों का ही चित्रण किया जाता है। अब हम देख लेते हैं उपन्यास के तत्व। तो उपन्यास के प्रमुख तत्व हैं कथावस्तु, पात्र या चरित्र चित्रण, कथोपकथन या संवाद, देशकाल या परिस्थिति, शैली और उद्देश्य। उपन्यास शैली की दृष्टि से भी उपन्यास के भेद होते हैं। देखिए यहाँ पर ये उपन्यास के भेद दिए हुए हैं कि उपन्यास कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर है आत्मकथात्मक शैली। एक हो गया आत्मकथात्मक शैली। दूसरे नंबर पर है कथात्मक शैली। तीसरे नंबर पर है पत्र शैली। चौथे नंबर पर है डायरी शैली में भी उपन्यास लिखे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि हिंदी उपन्यासों के विकास में 3 लेखकों का श्रेय महत्वपूर्ण रहा, और हिंदी साहित्य की शुरुआती उपन्यास की शुरुआती दौर में किन किन लेखकों ने अपनी विशेष भूमिका दी। तो नंबर 1 पर आ जाते हैं देवकीनंदन खत्री। और देवकीनंदन खत्री जो हैं दोस्तों भारतेंदु युग के बाद के कवि और द्विवेदी युग के बीच के कवि हैं, और इन्होंने ऐसे उपन्यास लिखे हैं कि इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए उस समय की आम जनता ने हिंदी सीखना शुरू कर दिया था। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं गोपाल राम गहमरी। ये भी जासूसी उपन्यास को लिखने में माहिर थे। और तीसरे नंबर पर आ जाते हैं किशोरी लाल गोस्वामी। तो इन्होंने उपन्यास को एक नई दिशा प्रदान की और उपन्यास को पढ़ने के लिए लोगों में एक अलग ही उनकी विचारधारा बनी और उनमें जागरूकता हिंदी के प्रति बनी। नंबर 1 पर हम देखते हैं कि देवकीनंदन खत्री, और यहाँ पर देवकीनंदन खत्री जी ने चंद्रकांता संतति, इसका एक टीवी सीरियल भी बना था और बहुत ही फेमस हुआ था। तो इसी उपन्यास के लिए, चंद्रकांता संतति के लिए हजारों लोगों ने हिंदी, लाखों लोगों ने हिंदी सीखना, हिंदी पढ़ना लिखना
और जो अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, उन्होंने भी अब पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी थी उपन्यास, मात्र उपन्यास पढ़ने के लिए। दूसरे नंबर पर है भूतनाथ तक, एक लंबी उपन्यास की श्रृंखला लिखी। किसने? देवकीनंदन खत्री ने, जो बेहद लोकप्रिय हुई। गोस्वामी जी, किशोरीलाल गोस्वामी जी ने 65 छोटे बड़े उपन्यास लिखे और गोपाल राम गहमरी जी ने जासूस नाम की पत्रिका निकालकर 60 से भी अधिक जासूसी उपन्यास लिखे। और गोपाल गहमरी के जो उपन्यास थे वो जासूस, रहस्यमयी और भूतिया किस्म के उपन्यास थे, जिसमें लोगों की उत्सुकता और इतने तन्मयता बढ़ी पढ़ने के लिए और इतने लगनशील हुए उपन्यास को पढ़ने के लिए कि हिंदी साहित्य में उपन्यास को एक अलग ही स्थान मिला। अब हम देखते हैं इनके बाद, फिर इसके बाद आए प्रेमचंद्र जी। तो इनका नाम उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर यदि प्रश्न आ जाए कि उपन्यास सम्राट के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो मुंशी प्रेमचंद हैं। इन्होंने अनेक प्रसिद्ध उपन्यास लिखे, जिनमें से महत्वपूर्ण है गोदान, गबन, निर्मला, कर्मभूमि प्रसिद्ध है। और दूसरे नंबर पर आ जाते हैं जयशंकर प्रसाद। तो इनकी तिंतली, कंकाल और इरावती इनके प्रमुख उपन्यास हैं। यहाँ पर प्रमुख जो महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं तो उनके नाम हम पढ़ लेते हैं। इसके बाद आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास महत्वपूर्ण रहे और इन्होंने जो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा, उपेंद्रनाथ अस्क, इन्होंने जो है ऐतिहासिक उपन्यास लिखे। और बाद के प्रसिद्ध उपन्यास या लेखककार हैं जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, इलाचंद्र जोशी, भगवती प्रसाद वाजपेयी, अगे राहुल सकृत्यायन और रंगे राघव, भीष्म शाहिनी, फणीश्वरनाथ रेणु, नागार्जुन अमृतलाल नागर, श्रीलाल शुक्ल, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश, नरेश मेहता, सानी, शैलेश मटियानी, धम्बी भारती, निर्मल वर्मा, श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रजा, मनोहर श्याम जोशी, रमेश बख्शी, रामदरस मिश्र, बन्नू भंडारी, शिवानी प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की बाणभट्ट की आत्मकथा और चारु चंद्रलेख, अनामदास का पोथा नामक उपन्यासों की रचना की। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लोगों को उपन्यास की परिभाषा क्या है, उपन्यास के प्रमुख तत्व, यही आपको याद करना है। और इसके बाद उपन्यास के जो कुछ कवि लेखक, जैसे एक हुए देवकीनंदन खत्री, गोपाल गहमरी, किशोरीलाल गोस्वामी और प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद, इतने ही आपको जो स्कूल वाइज स्टूडेंट हैं उनको याद करना है। बाकी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, हमें विषय का विशेषज्ञ बनना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो प्रश्न कहीं से भी पूछ लिए जाते हैं तो आप इतना तो याद करिए ही, बाद में जो कवि लेखक दिए हुए हैं उनका भी आपको रिवीजन करना है। यहाँ पर प्रमुख लेखक हैं और उनकी रचनाएं हैं। तो प्रेमचंद की हैं, तो प्रेमचंद की गोदान, गबन, निर्मला, शिवसदन इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जैनेन्द्र कुमार की है कल्याणी, परख और त्यागपत्र, प्रमुख इनकी उपन्यास है। इसके बाद है आगे शेखर एक जीवनी, नदी के दीप और अपने अपने अजनबी। भगवती चरण वर्मा के है चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, यशपाल के झूठा सच, दादा कामरेड और फणीश्वरनाथ रेणु का है मेला आंचल, परी कथा, जुलूस, अमृतलाल नागर का बूंद और समुद्र, वृंदावन लाल वर्मा का विराट की पद्मनी, मंगनैनी और गढ़कुंडार, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है बाणभट्ट की आत्मकथा और नागार्जुन का है दुख मोचन और इमरतिया। तो ये जैसे जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, तो यदि हम नेट जेआरएफ सेट की बात करें तो ये जो रचनाएं उपन्यास हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनकी हमें बेसिक जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक है। जैसे शेखर एक जीवनी, इसके प्रमुख पात्र, इसका प्रकाशन समय, इसकी जो पृष्ठभूमि है और कुछ पंक्तियाँ पेपर में पूछ ली जाती हैं। कभी कभी जोड़ी मिलान के रूप में भी पूछे जाते हैं। तो इनके हमें समय बहुत ही ज़रूरी है याद करना, और कवियों का जन्म समय, इनका जन्म स्थान आदि जैसी जानकारी आवश्यक है।
तो ये हुए गद्य साहित्य की प्रमुख विधाएं, और प्रमुख विधाओं के अंतर्गत हमने पढ़ा उपन्यास के बारे में। तो आप लोगों को पहले ही हमने बताया है कि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको पूरा टॉपिक का अध्ययन करना आवश्यक है, और जो स्कूल वाइज स्टूडेंट हैं तो उनके लिए मात्र इसकी परिभाषा, प्रमुख तत्व, कुछ कवि, उनकी कुछ एक रचनाएं ही याद करना है। अब हम देखते हैं गद्य साहित्य की लघु विधाएं। तो लघु विधाओं के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं रिपोर्टाज। तो रिपोर्टाज क्या है? गद्य की इस विधा में किसी विषय का आंखों देखा या कानों सुना वर्णन इतने प्रभावशाली ढंग से किया जाता है कि उसकी अमिट छाप हृदय पटल पर अंकित हो जाती है। रिपोर्टाज में तथ्य वर्णन पर बल होता है, उसमें कलात्मक पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों रिपोर्टाज क्या है? रिपोर्टाज किसी विषय का आंखों देखा या कानों सुना वर्णन जब लिखा जाता है, तो जब हम उसको पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन मस्तिष्क में उस विधा या उस वर्णन का बिल्कुल हूबहू हमारे माइंड में, हमारे मस्तिष्क में चित्रण आ जाता है। तो वही रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज में क्या है? तथ्य वर्णन पर, तथ्यों की जो हमने जो सुना, हमने जो देखा, तो उस पर अधिक बल या उसको अधिक महत्व दिया जाता है। उसमें कलात्मकता पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस विधा का आरंभ शिवदान सिंह चौहान की लक्ष्मीपुरा से हुआ। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि रिपोर्टाज का आरंभ किस कवि की रचना से हुआ। तो शिवदान सिंह चौहान की लक्ष्मीपुरा से रिपोर्टाज का आरंभ माना जाता है। रंगे राघव द्वारा बंगाल के दुर्भिक्ष एवं महामारी के बारे में लिखे गए रिपोर्टाज बड़े मार्मिक हैं। इनका संकलन तूफानों के बीच नामक रचना में हुआ है, और तूफानों के बीच जो इनकी रिपोर्टाज संकलन है ये बहुत ही उपयोगी है, महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। प्रकाश चंद्र गुप्त, उपेंद्र नाथ अस्के, रामनारायण उपाध्याय, अमृतलाल, निर्मल वर्मा, विष्णु प्रभाकर, कुबेर नाथ राय, प्रभाकर माचवी रिपोर्टाज लिखने में प्रसिद्ध रहे। इसके बाद भदंत आनंद कोसायन, देश की मिट्टी बुलाती है, और शिव सागर मिश्र की वे लड़ेंगे हजारों साल, धर्मवीर भारती की युद्ध यात्रा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की क्षण बोले कड़ मुस्कुराए, और शमशेर बहादुर सिंह का प्लाट का मोर्चा इस विधा की आधारभूत रचनाएं हैं या सामर्थ्य रचनाएं हैं। इस विधा के विकास में पत्रकारों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे प्रमुख पत्रिका हो गई हंस, समाचार, विचार और धर्मयुग, हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार, जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, निर्मल वर्मा जैसे कवि, कमलेश्वर, विष्णुकांत शास्त्री, उदयन लक्ष्मीकांत वर्मा जैसे कवियों ने रिपोर्टाज लिखे। तो ये रिपोर्टाज के बारे में बेसिक और महत्वपूर्ण जानकारी है कि रिपोर्टाज क्या है। ये लघु विधाएं हैं, और हिंदी साहित्य में, आधुनिक साहित्य में कई ऐसी रचनाएं हैं जो लघु विधाओं में ही लिखी गई हैं। तो रिपोर्टाज क्या है, इसकी हमने बेसिक और महत्वपूर्ण जानकारी ली। अब हम देख लेते हैं संस्मरण। तो संस्मरण क्या है? संस्मरण जीवनी लेखन का एक विशेष रूप है। इसमें लेखक अपने जीवन के विशेष प्रसंगों और अनुभवों का उल्लेख करता है। जीवन की मर्मस्पर्शी स्मृतियों के आधार पर प्रभावशाली भाषा का लेखन ही संस्मरण है। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि हम अपने जीवन के संबंध में जो लेखन कार्य करते हैं, जो हमारी पुरानी या जो हमारा पिछला समय बीत चुका है हमारे जीवन से संबंधित, उसके बारे में याद करके लिखना संस्मरण है। संस्मरण का अर्थ है भली भांति याद करना। तो इसका अर्थ ही है संस्मरण, यानी कि दोबारा उसको याद करना। जीवन में कभी कोई विशिष्ट व्यक्ति, घटना या वस्तु इस प्रकार से प्रभाव डालती है कि हम उन्हें कभी भी भूल नहीं पाते हैं। संस्मरण लिखते समय लेखक अपने बारे में अधिक लिखता है। उसका विशिष्ट स्वरूप, आकृति, आचार विचार, रूप, रंग, उसका कौशल, उसकी भावना, उसके आसपास के लोगों का इस प्रकार प्रभाव रहता है। इस सबका मनोयोग पूर्वक वर्णन ही संस्मरण है।
इससे या तो व्यक्तिपरकता या प्रकृति सौंदर्य उपादान या विशेष घटना की मर्मस्पर्शी छवि लेखक या कवि के मन में रहती है, पूरे समय रहती है। लेखक संस्मरण लिखते समय पूर्ण रूप से उसी पर केंद्रित रहता है कि उसके भूतकाल में और वर्तमान काल में क्या घटित हुआ, क्या हो रहा है, वही उसकी लेखन कार्य में रहता है और उसका ध्यान केंद्रित भी उन्हीं घटनाओं पर आधारित होता है और इससे संबंधित छोटी से छोटी बात या घटना लिखना नहीं भूलता। यह यथार्थपरक होती है। संस्मरण लेखन में श्री पद्म सिंह शर्मा ने साहित्यकारों और रसिकों के लिए आकर्षक और रोचक संस्मरण लिखकर अपना स्थान अग्रणी रखा। महादेवी वर्मा के अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं संस्मरण शैली में लिखे गए अच्छे रचनाएं मानी गई हैं। श्री बनारसी दास चतुर्वेदी, नगेंद्र यशपाल, श्री नारायण चतुर्वेदी, उपेंद्रनाथ अस्क आदि लेखक जो हैं संस्मरण शैली में आ जाते हैं। तो दोस्तों, संस्मरण क्या है ये आप समझ गए होंगे कि हमारे जीवन में जो घटित हुआ और जो भूतकाल में, वर्तमान काल में जो घटनाएं या जो अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, जो कुछ प्रभावशाली कार्य हुए हैं, उन सभी का पूरा विस्तृत अध्ययन, विस्तृत लेखन किसी रचना के रूप में लिखना ही संस्मरण है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और दोस्तों, अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। कमेंट में आप अपने विचार ज़रूर लिखिए कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं और हम फिर मिलते हैं नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।